हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आपको कक्षा 10 क्षितिज के बारे में चर्चा की थी, ऐसे ही अब हम कृतिका यानी आपकी जो पूरक पुस्तक है उसके बारे में जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। तो जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में जानने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे कि इस पाठ को लिखने वाले कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका निधन कहाँ हुआ। तो चलो शुरू करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर जी के बारे में जानकारी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जॉर्ज पंचम की नाक नामक जो पाठ है वो कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस जगह है मैनपुरी, इसलिए ये ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इनकी रचनाओं में बयान, आंधी, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, चारुलता, तलाश प्रमुख हैं। इनका निधन 27 जनवरी 2007 को हो गया। तो यहाँ पर हमने अपने लेखक के बारे में जाना। अब लेखक के बारे में जानने के बाद हम जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पहली वीडियोस में भी देखा होगा कि सबसे पहले हम अपने कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले हम अपने कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें पाठ का सार बड़ी ही आसानी से समझ आ सके। तो चलिए कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है बेसाख्ता। बेसाख्ता का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो क्या होता है? स्वाभाविक रूप से। खानसाना, खानसाना रसोई घर का जो मालिक होता है, रसोई घर का जो प्रबंधक होता है, उसको कहते हैं खानसाना। अजायब घर, अजायब घर होता है पुरानी चीजों का एक संग्रह करने का जो जगह होती है, संग्रहालय जिसे कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि एक म्यूजियम भी हो सकता है, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर होंगी, वो म्यूजियम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो अजायब घर है, पुरानी चीजों को एकत्रित करने का एक जगह को कहा जाता है, एकत्रित करने की एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां पर सभी चीजें वहां पर जमा होती हैं। नाजनीन का मतलब होता है कोमल स्त्री, यानी कि बड़ी ही नाजुक है तो उसको नाजनीन कहा जाता है। और चचा का मतलब होता है चौंकना। अचकचा यानी चौंकना, एकदम से शॉक्ड हो जाना, चौंक जाना, तो ये क्या कहलाता है? अचकचा कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने पाठ के कठिन शब्दों पर चर्चा की। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जॉर्ज पंचम की नामक जो पाठ है, ये एक ऐसी शासन व्यवस्था की ओर संकेत करता है, ऐसी शासन व्यवस्था को बताता है जिसमें जो आजाद भारत के उस सरकारी तंत्र के बारे में वर्णन किया गया है कि एक अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ अगर भारत आने वाली हैं तो उनके स्वागत की तैयारी में एक लाट पर यानी एक मूर्ति पर नाक न होने पर हमारे सरकारी तंत्र ने किस तरह की हरकतों को दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश। पाठ का सार कुछ इस तरह से शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही थी। भारत के अखबारों में उनकी कीमती सूट, नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों के समाचार और चित्र छापे जा रहे थे। रानी एलिजाबेथ के आने के बारे में सुनकर पूरे देश में सनसनी मच जाती है। भारत सरकार के अधिकारी रानी की धूमधाम का स्वागत करने में जुट जाते हैं। थोड़े ही समय में नई दिल्ली की काया पलट हो जाती है। वहां की सड़कें और इमारतें नई नवेली दुल्हन की तरह सज जाती हैं। यानी कि देखिए हमारे सरकारी तंत्र को कि किस तरह से अंग्रेजों की रानी एलिजाबेथ के लिए हमारे देश में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और खास तौर से नई दिल्ली में पूरे नई दिल्ली की काया पलट हो जाती है। यह इस पाठ के माध्यम से बताया गया। एक नई दिल्ली में अन्य सारे प्रबंध तो थे, यानी कि सब जगह तरह तरह की जो समस्याएं थी उनको खत्म कर दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में वहां पर एक ही समस्या आती है कि जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति होती है, उस मूर्ति की जो एक चेहरा होता है उस पर नाक नहीं होती। अर्थात पता नहीं, हो सकता है कि बनाने वाले से नाक रह गई हो, या हो सकता है मूर्ति पर किसी प्रकार की चोट से, किसी प्रकार के प्रहार से वो नाक वहां से हट गई हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं जो हमारे सरकारी तंत्र के दिमाग में ये
फिट कर देती हैं, ये सेट कर देती हैं, ये पूरी तरीके से वो अपने को एकदम से डिस्टर्ब पाते हैं कि अंग्रेजों की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं और वो नई दिल्ली में सब चीजों को व्यवस्थित देखते हुए अगर मूर्ति की ऊपर नाक नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। उस विचलित को दूर करने के लिए यहाँ पर जो सरकारी तंत्र होता है बहुत अधिक अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से वो विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब होता क्या है कि नाक को फिर से लगवाने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों ने प्रयास आरंभ कर दिए। एक मूर्तिकार को बुलाया गया, उसने आदेश दिया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से आया था। यानी कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जो मूर्तिकार को बुलाया गया, मूर्तिकार ने अपनी बात रखी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, मूर्तिकार कहता है कि नाक तो लग जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आज के समय में ना हो सके। पहले समय में भी बहुत सारे ऐसे मूर्तिकार हुए हैं जिन्होंने अपनी मूर्ति की कलाकारी से पता ही नहीं चलने दिया कि किस तरह के पत्थर से ये चीज बनाई गई है। यानी कलाकारी पहले से ही हमारे देश में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मूर्तिकार भी कह देता है कि मूर्ति पे नाक तो लग जाएगी, लेकिन पता लगना चाहिए कि वो पत्थर कैसा है, यानी किस पत्थर की वह मूर्ति है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होता है, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। परेशान अधिकारियों ने पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी, लेकिन उसकी फाइलों में कुछ नहीं मिला। यानी कि अब मूर्तिकार ने जो अपने प्रश्न रखे कि कहाँ से पत्थर आया था, किस तरह का पत्थर था, ये सब चीजें सरकारी जो पुरातत्व विभाग था, जो पुरानी फाइलें थी, उसमें ये सब चीजें खोजी गई, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ कोई भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट जो आया वो क्या आया कि किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई और कमेटी में क्या हुआ, उस कमेटी को इस काम को करने की जिम्मेदारी दे दी गई। यानी कि एक कमेटी बनाकर ये तय किया गया कि अब कैसे भी करो, लेकिन रानी के आने से पहले यहाँ पर वो नाक पूरी तरीके से सेट हो जानी चाहिए। यानी लाट पर नाक सेट होनी चाहिए, नाक लगनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मूर्तिकार ने स्वयं नाक के लिए सही पत्थर की खोज करने का वचन दिया। यानी मूर्तिकार जो है, वो जो मूर्ति बनाने वाला जिसको बुलाया गया था, कुशल मूर्तिकार था, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि हम तुम्हें जिम्मेदारी देते हैं, तुम कैसे भी करके रानी के आने से पहले इस मूर्ति को पूर्ण कर दो, अर्थात इस नाक को लगा दो जो नाक मूर्ति पर नहीं है। कमेटी ने सभापति के जो कमेटी का सभापति था, उसने उसको बड़ा ही लालच दिया, प्रलोभन दिया कि कैसे भी करके ये सब कुछ करो, लेकिन हमें क्या है, नाक मूर्ति के साथ चाहिए, यानी मूर्ति हमें पूर्ण रूप से सही चाहिए। उसके बाद में भारत में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भारत में हर चीज मिलती है। ये मत सोचिए कि मूर्ति पर ऐसे पत्थर की नाक लगाने के लिए सेम पत्थर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। भारत में कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना मिले। खोज और मेहनत करने की जरूरत है। इस मेहनत के फलस्वरूप आने वाले समय में देश खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार ने भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों पर जाकर क्या किया, उसको खोजना शुरू कर दिया। यानी कि वह कहाँ गया, वो वहां ऐसी जगह पर गया जहां पर बहुत ही अच्छे दर्जे का पत्थर मिलता है, जहां पर बहुत ही बेशकीमती पत्थर मिलता है। उसने क्या किया, बहुत कोशिशें की, उसने बहुत ही कठिन प्रयास किए कि किसी तरह से उसे अपने वादे को पूरा करना था। अब देखिए आगे क्या होता है, यानी कि यहाँ पर किस तरह से एक सोच सामने आती है, किस तरह से व्यक्ति अपने आप को आगे पाने के लिए, अपने को उच्च स्थान दिलाने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए किस हद तक गिर सकता है, वो हम इस पाठ के अंदर अभी पढ़ेंगे। वह मूर्तिकार जगह जगह जाता है, लेकिन उसको कहीं पर भी उस पत्थर के जैसी सेम जो मूर्ति थी उस तरह का कोई पत्थर उसको वहां पर नहीं मिलता। और अंत में आकर वो क्या करता है, हार जाता है, निराश हो जाता है। आकर वो क्या करता है, सारी बात बताता है और फिर उसके दिमाग में एक चीज और आती है। वो क्या आती है, हम देखिए आगे पढ़ते हैं। अब इस चीज को सुनकर सभी बेहद परेशान हो जाते हैं कि मूर्ति के लिए सेम पत्थर, बिल्कुल एक सा पत्थर नहीं मिल रहा है। तो मूर्तिकार कहता है कि एक सुझाव और है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूँ। उसने कहा कि सभी अखबारों को
इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए उसने जहां बैठा था उसने उस कमरे को बंद कर लिया। यानी कि किसी को भी किसी भी अखबार में ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर ठीक समझें तो उनमें से सही नाप उतार ली जाए। देखिए कितनी बड़ी बात उस मूर्तिकार ने रखी। और उसके बाद में क्या होता है, कुछ असमंजस के बाद मूर्तिकार को यह काम करने की बड़ी ही होशियारी से अनुमति दे दी गई। यानी कि इस बात को सुनने के बाद सभी क्या हो गए, असमंजस में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए, चकित हो गए। लेकिन उसकी बात को उन्होंने सहमत रखा, उसकी बात से उन्होंने सहमति रखी और कहा कि ठीक है, ये काम होशियारी से होना चाहिए। यानी कि देश के नेताओं की मूर्ति से नाप उतारने के लिए उनको परमिशन दे दी गई। उनको क्या किया गया, कहा गया कि हाँ ठीक है, लेकिन होशियारी से। तो उसके बाद में अब क्या होता है, जॉर्ज पंचम की नाप लेकर मूर्तिकार चला। उसने मुंबई में दादा भाई नरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कागजी, जहांगीर आदि की नाकों को जांचा। सफलता न मिलने पर वह गुजरात पहुंचा। वहां गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई आदि की मूर्तियां परखी। वहां से बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों में भागता फिरा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। इन सभी नेताओं और महापुरुषों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार हताश होकर दिल्ली लौट आया। देखिए कैसी मानसिकता यहाँ पर प्रकट होती है। देश के नेताओं की, देश के महापुरुषों की नाक को टटोला गया, एक सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक को फिट करने के लिए। उसके बाद में स्वागत की तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया, लेकिन नाक न होने पर सभी अधिकारी परेशान लग रहे थे। यानी कि सभी को चिंता हो रही थी, नाक नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ उस मूर्ति पर जोर दिया जा रहा था, उस मूर्ति पर ही ध्यान दिया जा रहा था, उसको रगड़ रगड़ कर साफ किया जा रहा था। उसके बाद में क्या होता है, बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची तो खलबली मच गई। मूर्तिकार के दिमाग में एक आश्चर्यचकित विचार आया, यानी आश्चर्यजनक एक विचार आया। और उस विचार से उसने क्या किया, उसने कमरे को बंद कराकर सुझाव रखा कि भारत के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। यानी कि वो ये सब बातें मूर्तिकार एक बंद कमरे में कर रहा था, जिससे कि इस चीज की किसी को बाहर भी भनक न लगे। कमेटी में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लाने की जिम्मेदारी उसकी, केवल उसे इस काम की अनुमति दे दी जाए। मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। यानी कि इस देश के नागरिकों की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद 40 करोड़ लोगों की नाक में से मूर्तिकार को नाक निकाल के उस जॉर्ज पंचम की लाट पर फिट करनी थी, उस मूर्ति पर फिट करनी थी, तो उसको ये भी अनुमति दे दी गई। यानी कि उसको जैसे जैसे मूर्तिकार कह रहा था वैसे ही वैसे सब क्या कर रहे थे, हाँ हाँ करके सहमति दे रहे थे। अंत में पहरेदारों की तैनाती में जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। सारे अखबार में यह समाचार छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगा दी गई। यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन या स्वागत समारोह में कोई समाचार नहीं छपा। सारे अखबार खाली थे। तो देखिए यहाँ पर जो पाठ हमने ये भी आपको पढ़ के समझाया, यानी सार रूप में आपको समझाया, इसमें आप देखिए कि कैसी मानसिकता की ओर संकेत किया जा रहा है। यहाँ पर सरकारी तंत्र की ओर संकेत किया जा रहा है और इस सरकारी तंत्र की ओर संकेत करते हुए यह बताया जा रहा है कि यदि मनुष्य को अपनी इज्जत की बात आ जाए तो वह किसी भी चीज में अपने को पीछे हटाने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करता है, वो अपने मान सम्मान के लिए वो किस हद तक गिर जाए यह वह खुद भी नहीं जानता। तो देखिए यहाँ पर हमारे पाठ का सार समाप्त होता है। अगली वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।